शाम के 7 बजते ही रामपुर गांव में सन्नाटा पसर जाता था। ऊंचे बरगद के पेड़ों के पीछे जब सूरज छिपता तो लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अमावस की काली रात को जंगल की तरफ से एक घुंघरुओं की आवाज़ आती है जो किसी अनहोनी का संकेत होती है। गांव के किनारे एक खंडहर बन चुकी हवेली थी। लोग उसे डायन की हवेली कहते थे। गांव का एक निडर युवक विक्रम इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक काली रात जब आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था, विक्रम ने साहस दिखाकर उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई वही आवाज़ गूंजी, छन 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 छन। विक्रम ने टार्च जलाई तो देखा कि हवेली के आंगन में एक साया खड़ा था। लंबे सफ़ेद बाल, उलझे हुए कपड़े और उसकी पीठ विक्रम की तरफ थी। कौन हो तुम? विक्रम ने कांपती आवाज़ में पूछा। वह साया धीरे धीरे मुड़ा। टार्च की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी और चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल था मानो वह सदियों पुरानी हो। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से विक्रम की ओर इशारा किया और एक डरावनी हंसी हंसी। वह काली रात की डायन थी। कहते हैं कि सालों पहले उसे धोखे से मार दिया गया था और अब वह हर अमावस को अपना शिकार ढूंढने निकलती है। विक्रम वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। तभी डायन ने अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, आज की रात कोई बाहर नहीं जाएगा। विक्रम को अपनी जेब में रखा एक पुराना ताबीज़ याद आया जो उसे उसके दादाजी ने दिया था। जैसे ही उसने वह ताबीज़ निकाला, हवेली में एक तेज रोशनी फैली और डायन एक चीख के साथ धुएं में बदल गई। विक्रम जान बचाकर भागा, लेकिन आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप रात के सन्नाटे में ध्यान से सुने तो जंगल से आज भी घुंघरुओं की वही आवाज़ सुनाई देती है। सावधान रहें, क्योंकि काली रात अभी ख़त्म नहीं हुई है। विक्रम बदहवास होकर अपने घर पहुंचा, लेकिन उस रात के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। सन्नाटा अब पहले से कहीं ज़्यादा भारी था। अगली सुबह विक्रम जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे के फर्श पर मिट्टी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वह निशान सीधे उसके बिस्तर तक आकर रुक गए थे। ताबीज़ अभी भी उसके गले में था, लेकिन उसका चमकता हुआ रंग अब राख की तरह काला पड़ चुका था। उसे समझ आ गया कि वह डायन केवल उस हवेली तक सीमित नहीं थी, वह उसके साथ घर तक आ चुकी थी। तभी गांव के मुखिया बदहवास होकर विक्रम के पास आए। उन्होंने बताया कि रात भर में गांव के कुएं का पानी खून जैसा लाल हो गया है और मवेशी डर के मारे खूंटे तोड़कर भाग रहे हैं। मुखिया की आंखों में खौफ था। उन्होंने विक्रम
के हाथ पर लगे खरोंच के निशान को देखकर फुसफुसाते हुए कहा, तुमने उसे छुआ नहीं, पर उसकी परछाई ने तुम्हें छू लिया है। वह अब तक नहीं रुकेगी जब तक वह अपना अधूरा काम पूरा न कर ले। मुखिया ने विक्रम को गांव के सबसे पुराने मंदिर के तहखाने में ले जाकर एक फटी पुरानी किताब दिखाई। उसमें खुलासा हुआ कि वह डायन कोई अजनबी नहीं बल्कि उसी हवेली की मालकिन रंजना थी, जिसे गांव वालों ने ही संपत्ति के लालच में वर्षों पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। वह बदला लेने के लिए वापस आई थी। किताब में लिखा था कि उसे शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना। रंजना का एक छोटा सा संदूक था जिसे गांव वालों ने उस रात कहीं छुपा दिया था। विक्रम समझ गया कि जब तक वह संदूक उसे नहीं मिलता, गांव शमशान बन जाएगा। वह दोबारा उसी हवेली की ओर निकल पड़ा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे पूरी गांव की हवा में एक डरावनी गूंज चल रही थी। जैसे ही वह हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ हवेली की उसी दीवार के पीछे से आ रही थी जहां रंजना को कैद किया गया था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और कुल्हाड़ी से उस पुरानी दीवार पर वार करना शुरू किया। जैसे जैसे ईंटें गिर रही थी, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। अचानक दीवार के पीछे से एक छोटा सा लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। जैसे ही विक्रम ने उस संदूक को छुआ, डायन उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा अब डरावना नहीं बल्कि अत्यंत दुखी था। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने संदूक का पुराना ताला तोड़ा, उसके भीतर से कोई सोना चांदी नहीं बल्कि रेशम की एक छोटी सी फ्रॉक और मिट्टी का एक टूटा हुआ खिलौना निकला। जैसे ही विक्रम ने उन चीज़ों को बाहर निकाला, हवेली के भीतर चल रही बर्फीली हवाएं अचानक थम गईं। सामने खड़ी डायन की भयानक आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी काली आँखों से अब खून नहीं बल्कि आंसू बह रहे थे। हकीकत यह थी कि रंजना को जब दीवार में चुनवाया गया था, तब उसका बच्चा उससे छीन लिया गया था। वह सालों से अपनी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे की आखिरी निशानी के लिए तड़प रही थी। जैसे ही विक्रम ने वह खिलौना हवेली के बीचों बीच रखा, रंजना की आत्मा को एक अजीब सी शांति मिली। वह एक आखिरी बार मुस्कुराई और सफ़ेद रोशनी में तब्दील होकर आसमान की ओर ओझल हो गई। विक्रम को लगा कि सब खत्म हो गया है। गांव का पानी फिर से साफ हो गया और मवेशी शांत हो गए। गांव वालों ने राहत की सांस ली और विक्रम को अपना रक्षक मान लिया। लेकिन उसी रात जब विक्रम अपने कमरे में सो रहा था, उसे फिर से वही की आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली। कमरे की खिड़की पर वह मिट्टी का खिलौना रखा था जिसे वह हवेली में छोड़ आया था। तभी अंधेरे कोने से एक भारी और ठंडी आवाज़ आई, तुमने उसे आज़ाद कर दिया विक्रम।
पर अब इस हवेली की रखवाली कौन करेगा? विक्रम ने शीशे में देखा तो उसकी अपनी परछाई गायब थी। उसका शरीर पत्थर की तरह ठंडा पड़ने लगा था। उसे समझ आया कि रंजना तो चली गई, लेकिन उस हवेली का श्राप कभी ख़त्म नहीं होता। उसे बस एक नए पहरेदार की तलाश थी। आज भी रामपुर गांव के लोग कहते हैं कि अमावस की रात को अब एक औरत नहीं बल्कि एक युवक का साया हवेली की मुंडेर पर बैठा दिखाई देता है, जिसकी आँखों में अब कोई इंसानियत बाकी नहीं रही। विक्रम के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। उसके नाखून काले पड़ने लगे थे और कमरे की दीवारें उसे अपनी ओर खींचती महसूस हो रही थी। गांव के लोगों को लगा कि संकट टल गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंधेरा अब विक्रम के रूप में उनके बीच रहने वाला है। अगले कुछ दिनों तक विक्रम घर से बाहर नहीं निकला। गांव वालों ने सोचा कि शायद वह हवेली के सदमे से उबर रहा है, लेकिन जब मुखिया उससे मिलने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि विक्रम के घर के चारों ओर के सारे पौधे सूखकर काले पड़ चुके थे। विक्रम कमरे के एक अंधेरे कोने में बैठा था। उसकी आवाज़ अब उसकी अपनी नहीं रही थी। उसने बिना मुड़े कहा, मुखिया जी, इस गांव ने जो पाप किए हैं उनका हिसाब अब रंजना नहीं मैं करूँगा। मुखिया का दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि विक्रम के गले का वह ताबीज़ अब पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात गांव के उन 3 रसूखदार लोगों के घरों के दरवाज़ों पर खूनी दस्तक हुई, जिनके पूर्वजों ने रंजना को दीवार में चुनवाया था। अगली सुबह वे तीनों अपने कमरे में मृत पाए गए। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, बस उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था, मानो किसी ने उनकी रूह ही खींच ली हो। गांव में हाहाकार मच गया। लोग समझ गए कि काली रात की डायन तो चली गई, लेकिन उसने अपना सारा क्रोध और शक्ति विक्रम के भीतर छोड़ दी है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वे विक्रम को इसी हवेली में वापस छोड़ आएंगे जहां से यह सब शुरू हुआ था। वे मसाले लेकर उसके घर पहुँचे, लेकिन विक्रम वहाँ नहीं था। वे भागते हुए हवेली की ओर बढ़े। हवेली के ऊंचे झरोखे पर विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हाथ हवा में लहराया और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। उसने गरजते हुए कहा, यह हवेली अब खाली नहीं है। जो भी इस काली रात में करम बाहर निकालेगा वह मेरा होगा। आज भी रामपुर गांव के लोग सूर्यास्त के बाद सांस लेना तक भूल जाते हैं। गांव की गलियों में अब भी वही मिट्टी का खिलौना कभी यहाँ तो कभी वहाँ पड़ा मिलता है। लोग कहते हैं कि विक्रम अब उस हवेली का अमर रक्षक बन गया है। अमावस्या की रात को आज भी 2 परछाइयाँ हवेली की छत पर टहलती दिखती हैं। एक रंजना की धुंधली आकृति और दूसरा वह निडर युवक जिसने उसे बचाने की कोशिश में अपनी ही आत्मा दांव पर लगा दी। गांव के लोगों ने डर के मारे उस हवेली की ओर जाना पूरी तरह छोड़ दिया था।
लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। विक्रम, जो अब उस हवेली का नया साया बन चुका था, एक गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहा था। विक्रम को अब हवेली की दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी थी। वे आवाज़ें केवल रंजना की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जो सदियों से उस हवेली की भेंट चढ़े थे। एक रात हवेली के फर्श का एक हिस्सा अपने आप सरक गया, जिसके नीचे एक गुप्त तहखाना छिपा था। विक्रम जब नीचे उतरा तो वहाँ उसे मशालें खुद ब खुद जलती हुई मिली। दीवारों पर अजीबो गरीब चित्र बने थे जो गांव के भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे। वहाँ एक पुरानी जंजीर से बंधी एक भारी किताब रखी थी, काली रात का विधान। विक्रम ने जैसे ही उस किताब को छुआ, उसे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण रक्षक नहीं बना है। रंजना ने उसे अपनी शक्ति इसलिए नहीं दी कि वह केवल बदला ले, बल्कि इसलिए दी थी क्योंकि हवेली के नीचे कुछ ऐसा कैद था जिसे बाहर आने के लिए एक जीवित शरीर की जरूरत थी। अचानक हवेली की जड़ें हिलने लगी, गांव की जमीन फटने लगी और कुएं का पानी सूखकर पूरी तरह काला हो गया। गांव वाले अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव की सीमा पर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। विक्रम के भीतर का इंसान अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसे समझ आया कि अगर उसने उस प्राचीन किताब के मंत्रों को पूरा होने दिया तो पूरा रामपुर गांव धरती के नक्शे से मिट जाएगा। उसने अपनी रूह को बचाने के लिए एक अंतिम दांव खेलने का फैसला किया। वह हवेली की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाकर बोला, अगर इस तरह आपको एक रक्षक चाहिए तो उसे मेरी बलि स्वीकार करनी होगी, पर गांव को छोड़ना होगा। आसमान से बिजली कड़की और हवेली के चारों ओर एक भयंकर चक्रवात उठ खड़ा हुआ। विक्रम ने अपनी हथेली काटकर अपना खून उस काली रात के विधान पर छिड़क दिया। देखते ही देखते वह किताब और पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। गांव वालों ने देखा कि वह श्रापित हवेली जो सदियों से खड़ी थी, देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गई। विक्रम और डायन का साया दोनों ही उस आग में विलीन हो गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामपुर में एक अजीब सी शांति थी। हवेली की जगह अब सिर्फ राख और धुआं बचा था। लोगों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन गांव के बीचों बीच लगे उस पुराने बरगद के पेड़ पर किसी ने कोयले से एक निशान बना दिया था। वही निशान जो विक्रम के ताबीज़ पर था। लोग आज भी कहते हैं कि विक्रम ने गांव को बचा तो लिया, लेकिन वह अब भी उन हवाओं में मौजूद है, यह देखने के लिए कि क्या गांव वाले फिर से वही लालच और पाप दोहराते हैं। श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी यादें आज भी रामपुर की काली रातों में जिंदा हैं। राख के ढेर में तब्दील हो चुकी उस हवेली के पास अब कोई नहीं भटकता था। गांव वालों को लगा कि आग ने सब कुछ भस्म कर दिया है।
लेकिन कुदरत और रूहानी ताकतों का अपना ही एक हिसाब होता है। हवेली के गिरने के ठीक 1 महीने बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव की सबसे छोटी बच्ची मुन्नी, जो बोल नहीं सकती थी, अचानक आधी रात को उठकर राख के उस ढेर की ओर चलने लगी। उसके पीछे पीछे गांव के सारे आवारा कुत्ते रोते हुए चल रहे थे। जब गांव वालों ने उसे पकड़ा तो मुन्नी की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उसने एक ऐसी आवाज़ में बात की जो उसकी अपनी नहीं थी। मिट्टी कभी नहीं मरती, वह बस रूप बदलती है। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि जहां हवेली की राख पड़ी थी वहां हवा के झोंकों से अपने आप एक आकृति बन रही थी। वह आकृति हूबहू विक्रम जैसी थी, लेकिन यह विक्रम हाड़ मांस का नहीं बल्कि काली राख और धुएं से बना था। वह ना तो बोलता था, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता था। वह बस चुपचाप गांव की सीमा पर खड़ा रहता था। गांव वालों को लगा कि विक्रम उनकी रक्षा कर रहा है, पर असलियत कुछ और ही थी। गांव की फसलें अचानक तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन उनका रंग गहरा बैंगनी और काला था। जो भी उन फसलों को खाता उसे रात में भयानक सपने आते। सपनों में उन्हें वही हवेली फिर से खड़ी दिखाई देती, लेकिन इस बार वह हवेली हवा में नहीं बल्कि गांव के हर घर के नीचे दबी हुई थी। विक्रम का वह राख वाला पुतला धीरे धीरे गांव के करीब आने लगा। हर रात वह एक कदम आगे बढ़ता। मुखिया ने महसूस किया कि विक्रम असल में रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वह काली रात के विधान का आखिरी हिस्सा पूरा कर रहा है। उस किताब की आग ने विक्रम को ख़त्म नहीं किया था, बल्कि उसे उस शक्ति का बीज बना दिया था। एक रात जब मुन्नी फिर से उसी जगह पहुंची तो उसने राख के पुतले का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही दोनों का स्पर्श हुआ, मुन्नी के गले से वही पुरानी छन छन की आवाज़ निकली। विक्रम के राख वाले पुतले ने धीरे से मुन्नी के कान में कहा, उसे ढूंढो जिसने इस मिट्टी में पहला खून बहाया था। गांव का एक गहरा राज अब सामने आने वाला था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब 100 साल के होने वाले थे, उनके घर के बाहर वही मिट्टी का खिलौना पाया गया। हवेली का जलना अंत नहीं था, बल्कि वह तो एक शुद्धिकरण की प्रतिक्रिया थी, ताकि वह प्राचीन शक्ति अब किसी एक हवेली में कैद रहने के बजाय पूरे गांव की रगों में दौड़ सके। विक्रम अब उस शक्ति का वाहक था और उसका अगला निशाना वह शख्स था जिसने रंजना के साथ पहली नाइंसाफ़ी की थी। तो दोस्तों, मेरी यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।